दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग उत्तराखंड एलटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर है एलटी 2018 का सॉल्व पेपर। तो चलिए आज इसे हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किए जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है। तो ये ऑप्शन है प्रदर्शन, बी है ह्यूरिस्टिक, और सी है समस्या समाधान, और डी है प्रोजेक्ट या इसको परियोजना या योजना विधि भी बोल देते हैं। ठीक, तो क्या इसका आंसर होगा। चलिए आप लोग भी आंसर सोचिए आप लोग। तो पहले का जो इसका आंसर होगा यही प्रोजेक्ट विधि होगा, है ना। ये सामाजिक वातावरण में आयोजित किए जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक, तो एक ग्रुप में प्रोजेक्ट होता है ना। तो एक परियोजना विधि इसको हिंदी में बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह क्या है। तो एक चिंता का एक स्तर, वो स्तर होना चाहिए सी ऑप्शन, बिल्कुल सामान्य चिंता, है ना। ये आसान सा क्वेश्चन है। एक सामान्य चिंता होनी चाहिए, तभी हम लोग सीखने के लिए एक तैयार हो पाते हैं और अच्छे से सीख भी पाते हैं कोई भी चीज़ हो, है ना। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि एक सामान्य सी चिंता उनके लिए होनी चाहिए। अगर चिंता बिल्कुल भी ना हो तो वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे। कोई लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य होता है तो उसके लिए चिंता भी होती है। और वो चिंता ना ही चिंता बिल्कुल ही ना हो या अत्यधिक चिंता भी, वो भी हानिकारक ही है। ठीक, और अधिगम सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं, तो ऐसा कोई जवाब नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दल शिक्षण में दल है। देखो दल वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप प्ले लिस्ट में देखिएगा, ठीक, आपको मिल जाएगा। दल जो टीम टीचिंग है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% की एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये दल शिक्षण में दल किसका होता है भाई। अध्यापकों का, जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करते हैं, या फिर देखो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो दल जो शिक्षण होता है ये अध्यापकों का समूह होता है ना। और अध्यापक जो शिक्षण योजना होते हैं उसको तैयार करके उसका क्रियान्वयन करते हैं मिलके। चलिए, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, छात्रों का नहीं होता, अध्यापकों और छात्रों दोनों का ही नहीं होता है। ये केवल अध्यापकों का दल होता है इसमें, जो समूह होता है, समूह शिक्षण, ठीक, टोली शिक्षण जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। क्या होते हैं आयताकार जो शारीरिक रचना वाले जो व्यक्ति होते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, परंपरावादी या सामाजिक होते हैं, या फिर शांति प्रिय एकांत प्रिय होते हैं, या फिर जोशीले क्रोधी होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होते हैं जोशीले और क्रोधी। ठीक, तो व्यक्तित्व पर 2-3 क्लासेज आप लोगों को मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, बहुत अच्छी क्लासेज हैं वो। ठीक, तो वहाँ से आपका ये व्यक्तित्व वाला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा डिफाइन करने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम टॉपिक, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं और इन टॉपिक पर मैंने बात की हुई है। आप लोग चेक कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत से टॉपिक पर वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षण व्यू रचना, व्यू को ना स्ट्रेटजी, ठीक, स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, याद रखेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रेटजी। याद रख, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना हिंदी के टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो इंग्लिश में ही ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। तो स्ट्रेटजी आप लोग याद रखना, टीचिंग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी हम लोग बोलते हैं ना कि इसने यार बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी यानी कि जिस चीज़ जो, जैसे शिक्षण की बात हो रही है फिर, तो टीचिंग में टीचिंग के जो उद्देश्य होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, ठीक, या उनको प्राप्त करने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, स्ट्रेटजी, है ना, क्या अपना सकते हो। तो आप मेथड कैसे मेथड अपना सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं, है ना। तो ये यानी कि जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप कार्य करेंगे, जो भी क्रियाविधि होगी, जो भी काम करेंगे, ठीक है, या जो भी योजनाएं बनाएंगे, वो सब शिक्षण व्यू रचना में आते हैं।
ठीक, तो ये ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा कि उद्देश्यों को प्राप्त करने की ये योजना बनाना, शिक्षण व्यू, ठीक, स्ट्रेटजी बनाना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या है? शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, या शिक्षण तकनीक है, या फिर शिक्षण युक्ति है? शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में तो हम लोग देखते हैं जैसे समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर खेल विधि, है ना, डाल्टन विधि, अन्वेषण विधि, तो ये सब ये विधियां होती हैं। ठीक, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ये एक शिक्षण सूत्र होता है। ठीक, हम बच्चों को ज्ञात, जो बच्चे जानते हैं जिस चीज़ को, वहाँ से फिर जो चीज़ हमने बतानी है, ठीक, जिसके बारे में बताना है, वहाँ उसको ले जाते हैं, तो ये ज्ञान से एक शिक्षण सूत्र है। ठीक, शिक्षण तकनीकी तो जानते हैं, शिक्षण तकनीकी की जिससे हम अपने शिक्षण को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाते हैं, तो एक शिक्षण तकनीकी यूज़ करते हैं, तकनीकी का प्रयोग करके, किसी साधन का उनका प्रयोग करके हम अपनी शिक्षण को जब रुचिपूर्वक या उसको प्रभावपूर्ण बनाते हैं, तो वो शिक्षण तकनीकी है। युक्ति के लिए एक हिंदी और एक शब्द आ सकता है, प्रविधि। विधि के अंदर भी जो एक विधि होती है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रविधि। प्रविधि मतलब कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक, डिवाइस जो बोलते हैं ना, वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए, शिक्षण प्रभावपूर्ण, रोचक और रुचिकर। ठीक, तो उसको बनाने के लिए जिन प्रविधि का यूज किया जाता है, उसको जिन युक्तियों का यूज किया जाता है उसको प्रविधि कहते हैं। ठीक, युक्ति और प्रविधि एक ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, सी है प्रतिगमन का नियम, डी है उपयुक्त सभी। अब देखो, जो समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, ये वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? वंशानुक्रम को समझने के लिए आवश्यक रूप से हमें इन चीज़ों को समझना होगा। ये वंशानुक्रम के सिद्धांत या फिर नियम, इनको समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये सभी वंशानुक्रम के नियम या कह सकते हो सिद्धांत हैं। ठीक, ये सिद्धांत और आता है इसमें वीजमैन का सिद्धांत। ठीक, वीजमैन का सिद्धांत, वीजमैन, या इनके सिद्धांत को बोलते हैं वीज, है ना, वीज और बीज, ऐसे ही याद रख लेना। कभी पूछा जा सकता है कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत वंशानुक्रम का बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, या निरंतरता का नियम किसने दिया करके, तो आप समझ जाएंगे कि ये वीजमैन का है। भले जो कुछ वैज्ञानिकों ने जो है इनके इस नियम को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कहीं इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई थी। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कि बीज कोश का जो निरंतरता का जो सिद्धांत है वो वीजमैन ने दिया करके। ठीक है, और एक लैमार्क का तो सुना ही होगा आप लोगों ने, लैमार्क वाला। और लैमार्क में तो एक छोटी सी एक कहानी भी आती है, वो जिराफ वाली, वो आपने सुना भी होगा, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। ठीक, ये लैमार्क का आता है वंशानुक्रम का अर्जित गुणों का जो संक्रमण होता है, वो संक्रमण का नियम करके। ठीक, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो इस प्रकार से अगर आ जाएगा तो आप कहेंगे लैमार्क। ठीक है, जैसे जिराफ की गर्दन वाला आता है ना, कि जिराफ की गर्दन, ये कहते हैं कि जो जिराफ की गर्दन है वो पहले घोड़े की गर्दन के ही समान थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई। परिस्थितियां क्या हुई? जैसे पेड़ में पत्ते लगते थे, है ना, जो भोजन था उसके लिए, तो वो पत्ते अपने भोजन खाने के लिए उसने क्या किया, सर को ऊपर उठाया भोजन खाने के लिए, है ना, और वो भोजन खाने के लिए उसको हमेशा क्या करना, पेड़ों पर निर्भर रहना होता था। तो इस कारण से वो गर्दन जो है उसकी, वो परिस्थितियों के साथ साथ वो क्या होती गई, लंबी होती गई। ठीक, और वो फिर आगे चल के वो पीढ़ी में वो क्या हुआ, उसका संक्रमण हुआ। ठीक है, पीढ़ी में भी, और पीढ़ी की भी फिर जो जिराफ की जो अगली पीढ़ी जो हुई, वो उसकी जो है लंबी गर्दन भी जो है वो लंबी होने का उसमें गुण मिल गया उसको। ठीक, तो इस प्रकार से ये संक्रमित का जो सिद्धांत मिलता है, ये लैमार्क का सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। शैक्षिक मापन की विधि नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो ये साक्षात्कार, मानक, संदर्भित परीक्षण, सी है प्रश्नावली, डी है अवलोकन।
तो एक शैक्षिक मापन की जो विधि नहीं है ये मानक संदर्भित परीक्षण है। ठीक, देखो मानक संदर्भित परीक्षण जो है ना एक शैक्षिक एक असेसमेंट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, असेसमेंट या इवैल्यूएशन के लिए, जैसे रिजल्ट देने के लिए। ठीक, कि उत्तीर्ण है, पास है या नहीं है करके उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए एक मानक संदर्भित परीक्षण उपयोग होता है, लेकिन एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, ये जो है शैक्षिक मापन की विधियां हैं, लेकिन मानक संदर्भित परीक्षण एक असेसमेंट, एक मूल्यांकन जरूर है। ठीक है, इवैल्यूएशन है। ठीक, जिससे हम उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कह सकते हैं। ठीक, लेकिन एक साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन ये शैक्षिक मापन की एक विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र है, केंद्रक है, जीन्स है? तो जो आनुवांशिक गुणों का, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, ये आसान सा है, इस जीन्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोड को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार की अनुबंधन में निहित है। अनुक्रिया का सामान्यीकरण या फिर उद्दीपक का सामान्यीकरण या फिर ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो, काले कुत्ते, काली बिल्ली, अब काले कोट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को देख के अब क्या एक बच्चा जो है वो डरने लग गया है। ठीक है, एक ही प्रकार का ऑब्जेक्ट समझ रहा है, वो काला है ना, वो काला, क्या कुत्ता हो, बिल्ली हो या फिर कोई कोट, काले रंग से वो क्या हो गया, अब डरने लग गया है। तो ये जो उद्दीपक है ना, जिसके लिए उसने अनुक्रिया की, ठीक, उस चीज़ को देख के क्या हो गया, वो डर गया है, यानी कि उसका सामान्यीकरण हो गया है कि उसी टाइप के, यानी कि जो काला चीज़ है ये क्या होते हैं, ये डरावने होते हैं, या ये सब जैसे कुत्ते काटने आते हैं तो ये भी काटने आते हैं, इस प्रकार से उसका सामान्यीकरण हो गया है अब। ठीक, तो उद्दीपक का सामान्य, ना कि अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया का सामान्यीकरण नहीं, उद्दीपक, उद्दीपक। ठीक, उद्दीपक कौन है? कुत्ता, बिल्ली, कोट, ये क्या है, उद्दीपक ही तो है। ठीक, अनुक्रिया तो उद्दीपक को देख के अनुक्रिया कर रहा है। ठीक, तो उद्दीपक को, उद्दीपक उसके लिए क्या हो गया, सामान्यीकरण। उद्दीपक का क्या हो रहा है, सामान्यीकरण हो रहा है, ना कि अनुक्रिया का सामान्यीकरण। ध्यान रखेंगे। ठीक, दोनों नहीं है, बी ऑप्शन, उद्दीपक का सामान्यीकरण। विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की एक व्यवहारिक विधि है। भाई क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, कि उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके पढ़ाना। कठिन शब्द हैं तो अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका वास्तविक जो अर्थ है उसको समझ पाएंगे बच्चे। ठीक, वाक्य में प्रयोग करके पढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष या गैर संज्ञानात्मक पक्ष या बौद्धिक या फिर बाह्य पक्ष? देखो, जो व्यक्तित्व होता है ना, वो हमारे सोचने या कुछ महसूस करने, उसका एक विशिष्ट तरीका। ठीक है, कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, तो उसका जो विशिष्ट तरीका होता है वही तो व्यक्तित्व है ना। व्यक्तित्व एक व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार के तरीकों, उसके दृष्टिकोण, क्षमताएं, योग्यताएं या अभिरुचि, तो इनका जो विशेष जो समूह होता है, जो संगठन होता है, वही क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक, तो ये ज्ञान से संबंधित नहीं बल्कि गैर संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, संज्ञान से तो बुद्धि संबंधित होगी। ठीक, बौद्धिक पक्ष नहीं, बाह्य पक्ष नहीं, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? देखो, आदत शब्द कहीं पर भी आ जाएगा ना, कि आदत सुधारने के लिए आदत, तो आदत से आप तुरंत जाएंगे क्या, शास्त्रीय अनुबंधन में। ठीक है, और पावलोव का जो कुत्ते पर जो परीक्षण किया गया, ठीक, तो शास्त्रीय अनुबंधन पर जाएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आदत शब्द को याद रख लेना कि आदत, कहीं पर भी आदत शब्द आ जाएगा
तो आप जाएंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो सूक्ष्म शिक्षण से क्या होता है, जो कौशल होते हैं, है ना, विभिन्न कौशल सीखने के लिए सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग होती है। किसके लिए? कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए या कौशल को सीखने के लिए, उनके विकास के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए कक्षा कक्ष संप्रेषण के लिए सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है भाई। ठीक, तो 14 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। देखो शाब्दिक जो होता है, शाब्दिक मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल। ठीक है, वर्बल अब ये केवल जैसे हम बोल दे रहे हैं, है ना, तो ये केवल बोलने से ही मतलब नहीं होता है, बल्कि रिटन फॉर्म से भी इसका संबंध है। ठीक है, तो रिटन से यानी कि नॉन वर्बल भी हो सकता है। नॉन वर्बल मीन्स जैसे जो फेशियल जो एक्सप्रेशन देते हैं, है ना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, तो क्या ये हो सकती है वर्बल से? जैसे कुछ बच्चों को बताया या बच्चों को कुछ दिखाया, है ना, या लिखवाया बच्चों से, और उसके बाद अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना, कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ एक्शन करके, है ना, तो उस प्रकार से बच्चों से हम इंटरेक्शन ये कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई, क्यों, है ना, शाब्दिक से अशाब्दिक हो सकता है बिल्कुल। पहले शब्दों से या बच्चों को बताया वर्बली, है ना, और उसके बाद जो है अशाब्दिक हो सकता है, तो ये सही है। वैसे तो अशाब्दिक से शाब्दिक भी हो सकता है। ठीक, तो ये सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? जब सामूहिक शिक्षण करते समय, ठीक है, सामूहिक शिक्षण करते समय व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए, तो भाई एक नाम आता है ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल यानी कि अनुवर्ग, इंग्लिश में ट्यूटोरियल याद रख लेना, और हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवर्ग। ठीक है, तो ट्यूटोरियल को ट्यूशन से रिलेट करना। ट्यूशन कब देते हैं बच्चों को? जब बच्चे पर, यानी कि ट्यूशन में क्या होता है, व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। ठीक, जो समस्याएं होती हैं उसके निदान के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ ध्यान दिया जाता है, कि जैसे कि बच्चा स्लो लर्नर है या है ना, या कैसा है करके। ठीक, ताकि ट्यूशन मतलब क्या होता है कि उस पर ज़्यादा फोकस कर पाए, तो ये अनुवर्ग, इसको बोलते हैं ट्यूटोरियल, यानी कि ट्यूशन से इसको रिलेट करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका जो परियोजना है वो शैक्षिक हो, बिल्कुल हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, बिल्कुल सही, सीखना क्रिया द्वारा हो, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन सभी सही है। ठीक, देखो क्वेश्चन को ना 1 से 2 बार जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, वरना हम आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। ठीक, कभी कभी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बिल्कुल है। बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बिल्कुल, ये प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में है। बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी इसमें की गई है, तो ये भी उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण अभियोग्यता से अभियोग्यता मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड। ठीक है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हमारे, ठीक है, कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है उसमें एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, ऐसे ही शिक्षण अभियोग्यता, यानी कि आपके पास इसकी योग्यताएं हैं या नहीं हैं। ठीक, शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं, इसके लिए टेस्ट होता है एप्टीट्यूड। तो ये तो भाई समझ गए आप, तो ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो गया। शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। ठीक, इच्छा नहीं, ठीक है, कार्य के प्रति समर्पण, तो इसमें ये व्यवसाय के प्रति वांछित जो भी योग्यताएं चाहिए वो सब आ जाएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? देखो भाई, ये जो आंसर की है, आंसर की में तो इसका जो आंसर है वो प्रत्यारोपण विधि दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका आंसर साक्षात्कार भी सही लगता है।
बी। ठीक, इंटरव्यू। तो आंतरिक जो मनोभाव होते हैं उसके माप की जो है सर्वोत्तम विधि साक्षात्कार होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन आंसर की में इसका आंसर डी दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे जरूर। ठीक है, कि 20 का डी होना चाहिए या फिर बी। ठीक, या फिर डी बी दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। 21, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। जो संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल हैं, तो विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना है, ये उसका अनुप्रयोग करना होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, भाई विद्यार्थियों के मध्य दूरी ये है ना, कक्षा के लिए मैं बिल्कुल नहीं, तो शिक्षक के दूर नहीं बल्कि विद्यार्थियों और श्यामपट्ट के मध्य की दूरी, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम श्यामपट्ट पर अक्षरों का आकार तय करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन और परामर्श, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, चलिए, तो ये अंग नहीं है बोल रहा है निर्देशन और परामर्श का। समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, संवेगों का विकास करना है बल्कि संवेगों को कंट्रोल करना, ये तो हो सकता था, है ना, कि संवेग को कंट्रोल करने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है और जो उसका एक अभिन्न अंग है। लेकिन जो विकास की बात है, ये संवेगों का विकास, संवेग कौन होते हैं हमारे जानते हैं, है ना, और उन संवेगों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, संवेग का विकास नहीं बल्कि कंट्रोल होना चाहिए था, तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल अंग नहीं है पूछ रहा है मुझे, है ना, समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? एक देखो, मैंने कई बार क्लास में बताया भी है ना, एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक मौलिक अनुसंधान होता है। अब जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये पर्टिकुलर उस विद्यालय के लिए ही होता है। ठीक है, विद्यालय के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने विद्यालय की जो समस्याएं होती हैं उस समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ अनुसंधान करते हैं, है ना। तो ये जो अनुसंधान होते हैं, है ना, ये जो क्रियाकलाप होती है क्रियात्मक अनुसंधान इसमें विद्यालय स्तर पर, वो ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह वो मान्य हो। ठीक है, यानी कि उसका सामान्यीकरण आवश्यक नहीं होता है। ठीक, लेकिन जो मौलिक अनुसंधान होता है वो हर जगह पर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मौलिक अनुसंधान किसी एक विद्यालय पर मौलिक अनुसंधान विद्यालय ने किया है या विद्यालय पर हुआ है तो उसको हर जगह लागू कर सकते हैं। ठीक, क्रियात्मक अनुसंधान मान लो जैसे विद्यालय पहुंचने तक का जो रास्ता है वो रास्ता सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो रास्ता कैसे ठीक होगा इस पर क्रियात्मक अनुसंधान किया टीचर ने, है ना, और वहाँ का रास्ता ठीक कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता जिस तरीके से उस विद्यालय के टीचर ने उन्होंने ठीक किया वो कोई अन्य विद्यालय भी उसी प्रकार का जो अनुसंधान है उसको करके वो अपना वो काम सही कर ले, है ना, तो ये हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परिणामों का सामान्यीकरण जो है इसका पद जो है नहीं होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है? इस वक्र को कहा जाता है एस आकार वक्र। ठीक है, एस आकार वक्र पूरा। ठीक, अधिगम की पूरी जानकारी। ठीक, तो ये एस आकार का वक्र होता है, डी। ठीक है, वृद्धिमान आवर्तन वक्र नहीं, ह्रासमान आवर्तन वक्र नहीं। ठीक है, ह्रासमान वर्धमान ऐसे, इसमें अगर जानकारी ऊपर ही जानकारी होगी, है ना, इसमें देखो नीचे की जानकारी यहाँ भी है ना, ये भी
ठीक, ऊपर की जानकारी भी, नीचे की जानकारी भी, ठीक, सब प्रकार की जानकारी इसमें इंगित होती है। ठीक। 26, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता या विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, पूछता है। देखो भाई, अधिगम मापन करने के लिए हमने कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना ये होता है, विश्वसनीयता और अर्जित कौशलों को ज्ञात करना ये आवश्यक है अधिगम मापन करने के लिए, है ना, कि जो सीखा, ठीक। तो लेकिन कौन सी युक्ति, वो पता लगाना आवश्यक नहीं है, तो ये ऑप्शन का सही आंसर है। 27, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन के लिए। तो विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने के लिए बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, इससे पता चलेगा ना, जैसे IQ हम कहते हैं कि 70 से नीचे ये कैसे बच्चे हैं, मंदबुद्धि, है ना, या 140 प्लस जो हैं वो प्रतिभाशाली हैं, 90 से 110, है ना, या 100 से 120 ये जो हैं सामान्य बच्चे हैं। ठीक है। तो ये समूह करना, इससे क्या होगा कि पता चल पाएगा हमें कि कौन स्लो लर्नर हैं या फिर कौन जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड हैं, तो इसके बारे में पता चल पाएगा। तो ये भाई हो सकता है बुद्धि परीक्षण से। ठीक। निर्देशन देने के लिए, है ना, कि रेमेडियल टीचिंग भी कर सकते हैं उसके माध्यम से भी, और चयन करने के प्रयोजन हेतु, है ना, कि हम चयन कर पाएंगे कि ये कौन से बच्चे किस प्रकार के कैसे बच्चे हैं, है ना, इनके लिए कौन सी प्रविधि विधि या सूत्र जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 28, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के जो तत्व या घटक बोल सकते हो, है ना, तो ये होते हैं भाई, जैसे संचलन, है ना, शरीर का जो संचालन, बॉडी जो मूवमेंट होती है जिसमें, ठीक। तो ये और हाव भाव जो गेस्चर होते हैं, और वाक स्वरूप परिवर्तन, जैसे जो वॉइस में जो चेंज आता है ना, और चेंज ऑफ वॉइस बोल सकते हो। और इसके अलावा फोकसिंग, ठीक है, केंद्रीकरण बोल सकते हो हिंदी में, केंद्रीकरण, तो ये भी एक तत्व होता है इसका। ठीक है। पॉज लेना बीच बीच पर, ये भी क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक अंग है, एक तत्व है। ठीक। तो विन्यास प्रेरण जो है इसका तत्व नहीं होता है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक। चलिए 29, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है, किन चीज़ों का ध्यान में रखता है भाई, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाता है कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे, है ना, तो इस प्रकार की जो योजना बनाते हैं उसमें उसका जो उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य और मानव और भौतिक संसाधन, उनको कौन से मानव या भौतिक संसाधन का प्रयोग करना है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो A B दोनों सही हो जाएगा। ठीक। अंतिम क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? किस प्रकार से करेंगे भाई स्व अनुशासन? जब उनको खुद उत्तरदायित्व दे देंगे तो बच्चों में जो है वो स्व अनुशासन विकसित होगा। ठीक है, बच्चे अपना उत्तरदायित्व समझेंगे, बच्चे उत्तरदायित्व निभाएंगे, ठीक है, उनको कुछ काम देंगे, तो इससे उनमें स्व अनुशासन जो है वो विकसित होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक। चलिए, तो धन्यवाद। ये 2018 का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, और आगे वीडियो में हम लोग 2021 में 2 पेपर हुए थे, है ना, एक 10 से 12 वाले शिफ्ट में, फिर एक शाम के शिफ्ट में। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों एग्ज़ाम को देखेंगे एक एक करके, एक एक वीडियो में। तो धन्यवाद, और आगे मिलते हैं अच्छी वीडियो में, वीडियो के साथ। ठीक। और कुछ
देरी भी हो जा रही है आजकल वीडियो आने में, काफ़ी व्यस्तता रहती है मेरी, और इस कारण से थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ क्लास देने में। ठीक, लेकिन पहले भी बहुत क्लासेज पढ़े हैं चैनल में, तो आप लोग ज़रूर उन क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, और कोई भी सजेशन या फिर कुछ भी आप लोगों की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आंसर भले लेट दे पाता हूँ या कभी बहुत देर में देता हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की समस्याएं जितनी मैं दे पाऊँ। ठीक, और कभी नहीं भी दे पाता हूँ तो ये मत समझिए कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। हो सकता है वो समस्या से मैं ही अनभिज्ञ हूँ, है ना। अब ये तो नहीं कि मैं सर्व ज्ञाता हूँ हर चीज़ में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार मैं व्हाट्सएप पर भी आप लोगों के मैसेज आते हैं, मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ होता है कि कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए, है ना। अगर एक बार नहीं दे पाए तो फिर एक बार ज़रूर आप दूसरी बार फिर उसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ है करके। अगर 2 बार भी मैं आंसर नहीं दे पाया तो समझ लीजिए कि मैं शायद उस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ या फिर बहुत कम जानता हूँ। ठीक है, या बहुत कम भी जानते हैं तो फिर नहीं दे पाते हैं। जब सही जानकारी नहीं होती हमें तो फिर हम आंसर नहीं दे पाते हैं कभी कभार। ठीक है, और यूट्यूब में तो मैं बहुत कम देखता हूँ। बाद में आप लोगों के जो मैसेज होते हैं अच्छा लगता है, आप लोगों के बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, है ना। और मेरे से जितना भी हो पाएगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए क्लासेस लाते रहूँगा। ठीक, तो ध्यान रखिए। थैंक यू, आगे मिलते हैं। ठीक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।